गुड इवनिंग बच्चों। लास्ट के जो एनटीएसपी के टेस्ट हुए उनके डिस्कशंस में हम लोग 9th तक कर चुके हैं और कुछ डिस्कशंस रह गए हैं किसी वजह से। कुछ व्यस्तता और कुछ परेशानियां ऐसी आई कि बीच में डिस्कशन का टाइम नहीं मिला, क्लासेस ही लेते रह गए और तमाम सारे दूसरे भी काम थे वो करने में लग गए। तो जो डिस्कशन नहीं हो पाए उनको हम लोग जल्दी से जल्दी करेंगे, रिकवर करेंगे, जिनमें से एनटीएसपी 11 का डिस्कशन आज हम यहाँ पर कराने जा रहे हैं। उसके बाद हम 12th का और फिर रेगुलर उसको कराने का पूरा प्रयास करेंगे। टाइम से डिस्कशन हो जाते हैं, सबसे अच्छी बात होती है, लेकिन कुछ ऐसी परेशानियां कभी कभी आ जाती हैं कि समय का अभाव हो जाता है और कोई काम रुक जाता है। क्लासेस तो नहीं रुकी लेकिन डिस्कशन रुक गया, तो हम उसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे पूरी। चलिए स्टार्ट करें। क्वेश्चन है कि टू आइडेंटिकल प्लेट्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल आर ज्वाइंट टू फॉर्म अ सिंगल प्लेट। दो प्लेट्स को ज्वाइंट करके सिंगल प्लेट बनाया गया और जो कॉम्बिनेशन है उसकी जो मोटाई है वो इंडिविजुअल का डबल है, यानी कि इंडिविजुअल टी मोटाई और पूरा हो गया 2t मोटाई। अब इसका जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो है 4, ठीक है ना, और दूसरे वाले की थर्मल कंडक्टिविटी है 6, ठीक है ना। तो हमें कॉम्बिनेशन की थर्मल कंडक्टिविटी फाइंड करनी है। ये दोनों आपस में एक के बाद एक सीरीज में है, तो जो हीट पर सेकंड यहाँ से अंदर जाएगा वही हीट पर सेकंड यहाँ से बाहर निकलेगा और वही इस पर और इस पर पार। खैर चलिए, तो सीरीज में इफेक्टिव यानी कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फार्मूला अगर आपको मालूम हो तो ये सवाल तुरंत हो गया होगा आपसे कि इफेक्टिव इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन L1 बाई K1 प्लस L2 बाई K2। ये सीरीज में इफेक्टिव K का फार्मूला होता है, जबकि पैरेलल में फार्मूला होता है K1 A1 प्लस K2 A2 अपॉन A1 प्लस A2। ये दोनों फार्मूले सीरीज के रेजिस्टेंस और के इफेक्टिव के फार्मूले और पैरेलल के रेजिस्टेंस और के इफेक्टिव के फार्मूले बिल्कुल तैयार रखिए। बिल्कुल डायरेक्ट सवाल होता है, कहीं कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता। तो मोटाई T प्लस T है ना, और ये हो गया T बाई K1 प्लस T बाई K2, T बाई K1 प्लस T बाई K2। तो ऊपर आ गया आपका 2T और नीचे T कॉमन ले ले तो 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2, ठीक है ना। और T से T कैंसिल हो गया और ये आ गया 2, नीचे वाला एलसीएम ऊपर जाएगा और अपॉन में आ गया K2 प्लस K1 यानी कि K1 प्लस K2। K2 प्लस K1 मतलब हो गया K1 प्लस K2, ठीक है ना। अब आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। देखिए वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, 2 इंटू 4 इंटू 6 अपॉन 4 प्लस 6 यानी कि 48 बाई 10 मीन्स 4.8 हो गया। तो कितनी आसानी से सवाल सॉल्व हो गया। बस आपको सीरीज में के इफेक्टिव का फार्मूला पता हो जाएगा। पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में होता है K1 A1 प्लस K2 A2 अपॉन K1 प्लस K2। जब हीट ऐसे जाएगी तो सीरीज माना जाएगा और जब हीट ऐसे आएगी तो पैरेलल माना जाएगा, क्योंकि जब हीट ऐसे आएगी तो दो भागों में बटेगी और फिर मिलकर H बन जाएगी। तो जब ऐसे आएगा तो पैरेलल और जब ऐसे जाएगा तो सीरीज, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। On heating one end of rod, the temperature of whole rod will be uniform when। ऐसा होता ही नहीं है। जब भी हम किसी रॉड को हीट करते हैं तो टेम्परेचर ग्रेजुअली घटता हुआ रहता है। यहाँ का T1, यहाँ का T2, यहाँ का T3 और यहाँ का
T4 और ये टेम्परेचर घटते हुए क्रम में रहता है, ठीक है ना। लेकिन और हाँ, लेकिन फाइनली जो है वो पूरी रॉड का टेम्परेचर सेम हो जाता है, लेकिन जब हम हीट कर रहे होते हैं तब टेम्परेचर घटते हुए क्रम में रहता है। लेकिन ये कहना चाहते हैं कि जैसे ही हम हीट देना शुरू करें पूरी रॉड कॉमन टेम्परेचर पर आ जाए, यानी कि यहाँ का टेम्परेचर T, यहाँ का भी T, यहाँ का भी T और यहाँ का भी T, ऐसा होता ही नहीं है। और अगर ऐसा आप करना चाहते हैं तो आपको ऐसा पदार्थ लेना पड़ेगा जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी इनफाइनाइट हो, यानी कि वो आइडियल थर्मल कंडक्टर हो। आइडियल थर्मल कंडक्टर कोई होता ही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर किसी मटेरियल का K यानी कंडक्टिविटी कोफिशिएंट इनफाइनाइट हो तो आप जैसे ही एक एंड पर 10 डिग्री का टेम्परेचर देंगे तुरंत वो टेम्परेचर तुरंत दूसरे एंड पर भी 10 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि वो रॉड आइडियल थर्मल कंडक्टर है। सवाल अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100 डिग्री और 0 डिग्री कॉपर स्टील है और जंक्शन का टेम्परेचर फाइंड करना है। कॉपर की कंडक्टिविटी 9 टाइम्स स्टील है, यानी कि ये देखिए 9K और इसकी कंडक्टिविटी K है। तो चलिए हीट पर सेकंड जो फर्स्ट में जाएगा वही सेकंड में जाएगा, क्योंकि दोनों किसमें है, सीरीज में है। ये देखिए एक के बाद एक लगे हैं तो दोनों सीरीज में है। हीट पर सेकंड का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। K1A1 100 माइनस T अपॉन L इज इक्वल टू K2A2 T माइनस 0 बाई L। लेंथ दोनों की अलग अलग है तो L1 L2, ठीक है ना। K1 इज 9K, A दोनों का सेम है 100 माइनस T अपॉन 18 सेंटीमीटर इज इक्वल टू KA T माइनस 0 यानी कि T हो गया अपॉन 6, ठीक है ना। तो अब जब इसको कट करेंगे तो K से K और A से A काट दिया, इतना समझ में आ रहा है आपको, ठीक है ना। तो ये हो गया 9 और 100 माइनस T अपॉन 3 इज इक्वल टू केवल T, क्योंकि हमने 6 से 18 को काट दिया तो नीचे 3 आ गया। तो यहाँ पर 3 से 9 को काटेंगे तो 300 माइनस T इज इक्वल टू T। सो हम ये कह सकते हैं कि 300 माइनस 3T इज इक्वल टू T, यानी कि 4T इज इक्वल टू 300, यानी कि T इज इक्वल टू 300 बाई 4, 28 और 4 75 डिग्री सेल्सियस हो गया। आपको सोल्यूशन समझ में आ रहा है। ये जो हीट H लिखा जाता है वो क्या होता है, वो होता है हीट पर सेकेंड, और सीरीज में हीट पर सेकेंड जो फ्लो होता है वो सेम होता है, समझ गए ना। पैरेलल में जो हीट अंदर आती है उसका बंटवारा होता है, जबकि सीरीज में हीट जो पहली रॉड से गुजरती है वही दूसरी रॉड से गुजरती है। जैसे कि दो पाइप सीरीज में हो तो जितना पानी इस पाइप में एंटर करेगा उतना ही पानी इस पाइप से होकर बाहर निकलेगा, पानी कम ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है ना। ऐसे ही हीट का होता है। अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। When the temperature of black body is increased, it is observed that the wavelength corresponding to maximum energy changes from 3 माइक्रोमीटर टू 1.5 माइक्रोमीटर। ये तो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का क्वेश्चन है। इसमें कहा जाता है कि जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो जो कर्व होता है वो ऊपर चला जाता है, लेकिन जो लैम्डा एम होता है, लैम्डा एम यानी कि जिस वेवलेंथ की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है, जिस वेवलेंथ के फोटॉन सबसे ज़्यादा है, लैम्डा M2, ये कम हो जाएगा। ये इसकी वैल्यू दी हुई है आपकी 3 माइक्रोमीटर और इसकी वैल्यू दी आपकी 1.5 माइक्रोमीटर, ठीक है ना। टेम्परेचर रिस्पेक्टिवली T1 एंड T2। तो क्वेश्चन है कि एमिसिव पावर का रेशियो क्या होगा, ठीक है ना। तो पहले हम टेम्परेचर का रेशियो फाइंड कर लें। लैम्डा T कैसा होता है बताइए, कांस्टेंट होता है, यानी कि जो T है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू
लैम्डा होता है यानी कि T1/T2 इज इक्वल टू λ2 बाई λ1 यानी कि 1.5/3 यानी कि 1/2। अब आप लोग अच्छी तरह ये बात अच्छी तरह समझें सोल्यूशन, ठीक है ना। अब आप लोग को अच्छी तरह मालूम है कि जो एमिसिव पावर होती है जिसे इंटेंसिटी भी कहते हैं, वो सिग्मा टी की पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। एमिसिव पावर जिसे इंटेंसिटी भी कहते हैं, एमिसिव पावर का मतलब होता है हीट एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि E1 और E2 का रेशियो T1/T2 की पावर 4 के प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि 1/2 होल टू द पावर 4 यानी कि 1:16। आप लोग सोल्यूशन ठीक से समझ रहे हैं ना? सोल्यूशन समझ में आ रहा है? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? टेम्परेचर बढ़ाने से टोटल हीट एनर्जी जो निकलती है बॉडी से वो बढ़ती है, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटॉन वाली जो वेवलेंथ होती है वो घटती है। ये जो पीक होता है, ये जो पूरा कर्व है वो ऊपर उठता है, और जो पीक होती है, पीक पॉइंट होता है, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। ठीक है ना? तो अच्छा सवाल है। रिलेशन बिटवीन द कलर एंड टेम्परेचर ऑफ स्टार इज गिवन बाय, ऑब्वियसली किसी भी स्टार का टेम्परेचर और कलर इसको कैसे डिफाइन करते हैं? तो जैसा कि मैंने कहा कि कलर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है वैसे वैसे VIBGYOR, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है जो लैम्डा m है वो घटता जाता है, यानी कि कम टेम्परेचर पर कोई भी स्टार रेड दिखता है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ऑरेंज हो जाता है, और बढ़ाते हैं तो येलोइश हो जाता है, और बढ़ाते हैं तो ग्रीन और ब्लू का मिक्सचर हो जाता है, और बढ़ाते हैं तो वायलेट हो जाता है। यानी कि जो स्टार वायलेट होता है उसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है। ये बात किससे पता चलती है? वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से। अच्छा क्वेश्चन है। An inflated rubber balloon contains 1 mole of ideal gas, has a pressure P, volume V, and temperature T. If the temperature rises to 1.1 T and volume increase to 1.05 V, then the final pressure क्या होगा? तो ये गैस इक्वेशन का क्वेश्चन है। PV बराबर nRT, तो आप कह सकते हैं P1V1 इज इक्वल टू nRT1 एंड P2V2 इज इक्वल टू nRT2। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को अगर डिवाइड कर दें तो आप कह सकते हैं कि P1V1 अपॉन P2V2 इज इक्वल टू T1/T2। तो P1 P हो गया और V1 V हो गया, और P2 हमें निकालना है, और V2 इज इक्वल टू 1.05 V 1.05 V, ठीक है ना, इज इक्वल टू T1 T और T2 इज 1.1 T। तो टेम्परेचर से टेम्परेचर, वॉल्यूम कैंसिल हो गया, तो आप ये कह सकते हैं कि जो P2 होगा वो 1.1 अपॉन 1.05 P होगा। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि ये 105 और 110 का रेशियो होगा। तो ये 1 हो गया 105, और ये बच गया आपका 5 पॉइंट लगाया, 110 105 0 बढ़ाया तो 110 105 1 हो गया 105 आ गया, पॉइंट लगाया दिया गया तो ये 0 आ गया, और ये 0 बढ़ाया तो ये 0 आ गया, 4 आ गया, 1.04 P। यानी कि जो नया प्रेशर होगा वो P से तो ज़्यादा होगा, लेकिन 1.1 P से कम होगा। ये जो वैल्यू है वो P से तो ज़्यादा है थोड़ी सी, लेकिन 1.1 P से कम है। तो आपका ये ऑप्शन सही होगा, बिटवीन P एंड 1.1 P। क्वेश्चन सिंपल है, और इस ऑप्शन की वजह से ये अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा।
यहाँ पर आप एरिया का रेशियो फाइंड करना है। आप लोग जानते हैं ये जो एरिया होता है अंडर, हाँ ये जो नीचे जो एरिया होता है ये एमसीयू पावर को रिप्रेजेंट करता है। तो एरिया इज इक्वल टू एमसीयू पावर, जो कि टेम्परेचर की पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। इसलिए आप कह सकते हैं कि A2/A1 इज इक्वल टू T2/T1 होल टू द पावर 4। तो T2 है 800, यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, और T1 है आपका 500। तो 800/500 की पावर 4, तो ये कैंसिल हो गया और आंसर आएगा 8/5 की पावर 4। ऑप्शन में यहाँ पर करेक्शन है, ये सवाल एक किताब में भी गलत सॉल्व किया है। 8/5 टू द पावर 4 ये आंसर होगा। ये आंसर आप अपने पेपर से हटा दीजिए, इसकी जगह पर ये लिख लीजिए और इसी को सही करिए, ठीक है ना। एक बुक है जिसमें इसका सलूशन गलत दिया हुआ है, और क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छा था और उस बुक में मुझे मिला तो मैंने क्वेश्चन दिया, लेकिन ऑप्शन में उन्होंने जो सॉल्व किया था वो निकाला था कितना, 5/8, क्योंकि उन्होंने सॉल्व ऐसे किया था कि एरिया जो है वो T की पावर 4 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहीं पे कॉन्सेप्ट गलत हो गया। जो अंडर एरिया होता है वो एमसीयू पावर के बराबर होता है, और एमसीयू पावर जो होती है वो T की पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये गलत सोल्यूशन बन रहा है, और यहाँ से अगर बनाएंगे ये बिल्कुल सही सोल्यूशन आपका बन के आएगा, ठीक है ना। करेक्शन है भाई। हालांकि पेपर हो चुका है, आपको मार्क्स भी मिल चुके हैं, लेकिन अगर समय से डिस्कशन हो जाता तो आप अगले ही दिन ये गलती पकड़ में आ जाती, लेकिन लेट हो गए इसलिए गलती कुछ दिनों के बाद सामने आ रही है। एट अ टेम्परेचर T1 इतने केल्विन द वेवलेंथ इज इतना, देन एट व्हाट टेम्परेचर द वेवलेंथ विल बी इतना। तो वीन्स का डिस्प्लेसमेंट का लॉ कहता है λ1 T1 इज इक्वल टू λ2 T2। So λ1 is 2.2 into 10 to the power minus 6, and T1 is 1000, and λ2 is equal to 4.4 into 10 to the power minus 5, और टेम्परेचर हमको फाइंड करना है, ठीक है ना। तो इसको हम इससे कट कर दें तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, और ये 10 टू द पावर माइनस 3 हो जाएगा। हाँ 10 टू पावर माइनस 6 और 10 पावर प्लस 3, तो 10 टू द पावर माइनस 3 इज इक्वल टू 2 into 10 to the power minus 5 T2. So we can say that T2 is equal to 10 to the power minus 3 upon 2 into 10 to the power minus 5। तो ये ऊपर 10 to the power plus 2 बचेगा, अपॉन में 2। हाँ हाँ ठीक है भाई, नीचे 10 टू द पावर माइनस 2 बचेगा, ऊपर जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, यानी कि 100/2 यानी कि 50 केल्विन। केल्विन में ही आंसर निकालना है, हाँ जी केल्विन में ही निकालना है, ये रहा, ठीक है ना। तो ये वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का अच्छा क्वेश्चन है। A liquid initially at 70 degree Celsius cools to 55 degree Celsius in 5 minutes। 70 डिग्री सेल्सियस से लेके 55 डिग्री सेल्सियस तक जाने में इसको टाइम लगा 5 मिनट, 5 मिनट्स, और 55 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस तक जाने में टोटल टाइम लगा 10 मिनट्स। 10 मिनट्स यानी कि ये जो टाइम हुआ वो भी 5 मिनट्स हुआ, ठीक है ना। इस टेम्परेचर से इस टेम्परेचर तक आने में 5 मिनट, और इस टेम्परेचर से इस टेम्परेचर तक जाने में 10 मिनट पूरा। तो 10 में से ये 5 है, तो ये कितना बचेगा बताइए, 5, ठीक है ना। तो हमें पता करना है कि सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है। सराउंडिंग यानी कि आसपास का जो हवा है उसका टेम्परेचर कितना है, आसपास की जो एयर है या वाटर है उसका टेम्परेचर कितना है। तो आप लोगों ने न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग देखा होगा, दैट इज T2 माइनस, चलिए हायर माइनस लोअर करेंगे। तो आप लोगों को पता होगा कि T1 माइनस T2 अपॉन टाइम टेकन। हाँ T1 से T2 तक ठंडा होने में टाइम T लगा, इज इक्वल टू K टाइम्स एवरेज टेम्परेचर, यानी कि T1 प्लस T2/2 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। ये है टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग T0, ठीक है ना।
तो इस इक्वेशन को हम लोग दो बार इस्तेमाल करेंगे। 70 माइनस 55 अपॉन 5 इज इक्वल टू, ये एक कांस्टेंट है, और 70 प्लस 55 बाई 2 माइनस टी नॉट, तो ये 3 हो गया इज इक्वल टू के, और ये 70 और 51 125 बाई 2 माइनस टी नॉट, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। इसी प्रकार से हम लोग अब सेकंड इक्वेशन बनाने जा रहे हैं। कहाँ से कहाँ तक के लिए? 55 से लेके 45 तक के लिए, 55 टू 45। तो 55 माइनस 45 अपॉन टाइम इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, देन 55 प्लस 45 बाई 2 माइनस टी नॉट, तो ये हो गया 10 बाई 5, यानी कि यहाँ पे कितना आएगा? 55 में से 45 गया तो 10 हुआ, 10/5, यहाँ पर 2 आ रहा है भाई, 2 इज इक्वल टू के, और ये 100 बाई 2 यानी कि 50 माइनस टी नॉट, ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें तो हमारा क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। दैट इज 3 बाई 2, के से के कैंसिल, ऊपर आएगा 125 बाई 2 माइनस टी नॉट, और नीचे 50 माइनस टी नॉट, ठीक है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। 150 माइनस 3 टी नॉट इज इक्वल टू 125 माइनस 2 टी नॉट। समझ में आ गया? जब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 कटेगा, तो 125 बचेगा, और ये 2 टी नॉट हो जाएगा। तो ये जब इधर आएगा तो 25 बचेगा, और ये जब इधर आएगा तो टी नॉट, यानी कि टी नॉट इज इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन ये अच्छा है, और क्वेश्चन में इस बात को लेकर कंफ्यूजन होगा और आपका सवाल गलत भी हो सकता है। क्वेश्चन पढ़कर ये अंदाजा नहीं लग पा रहा है कि ये टेम्परेचर 5 मिनट है, लग रहा है कि ये टेम्परेचर ये टाइम 5 मिनट है, लग रहा है कि ये टाइम 5 मिनट नहीं बल्कि 10 मिनट है, जबकि उन्होंने कहा है कि यहाँ से यहाँ तक ठंडा होने में 5 मिनट, और यहीं से यहाँ तक ठंडा होने में 10 मिनट, यानी कि अगला जो टाइम है वो भी 5 मिनट के बराबर है। उसी को लेकर सॉल्व करना है। सॉल्यूशन समझ में आ गया है? स्टेटमेंट है, अ मैन वुड फील आयरन एंड कॉपर बॉल इक्वली हॉट एट 98 डिग्री सेल्सियस। अरे भैया, जब कॉपर बॉल और आयरन बॉल और कॉपर बॉल दोनों का टेम्परेचर 98 डिग्री से 98.4, व्हाट इट बी, जब टेम्परेचर ही 98.4 डिग्री है तो उसको 98.4 डिग्री ही तो फील होगा, ठीक है ना। कंडक्टिविटी में अंतर है, मानते हैं कि कंडक्टिविटी में अंतर है, ये आयरन है और ये क्या बताइए, कॉपर है। तो कंडक्टिविटी के अंतर से क्या होगा कि जिसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी वो जल्दी ठंडा हो जाएगा, और जिसकी कंडक्टिविटी कम होगी वो देर से ठंडा होगा। लेकिन जब हम टच करेंगे तो क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम है तो जो हॉटनेस लगेगी वो बिल्कुल सेम लगेगी, ठीक है। बोथ आयरन एंड कॉपर हैव सेम थर्मल कंडक्टिविटी, गलत, सेम हो ही नहीं सकता। थर्मल कंडक्टिविटी नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है, और कॉपर में कंडक्शन अच्छा होता है आयरन की तुलना में, मतलब कॉपर की कंडक्टिविटी आयरन से ज़्यादा होती है, इसीलिए कॉपर गर्म भी जल्दी होता है और ठंडा भी जल्दी होता है, ठीक है। तो आपका स्टेटमेंट 1 सही है, लेकिन स्टेटमेंट 2 गलत है। ऑप्शन 3 होगा। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है। रेट ऑफ कूलिंग ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। कितना बढ़िया है। रेट ऑफ कूलिंग Q/T प्रोपोर्शनल टू θ1 माइनस θ2, बिल्कुल सही है। और दूसरा स्टेटमेंट, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन इज 2 टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, जो क्यूबिकल एक्सपेंशन होता है वो 3 अल्फा होता है, और जो बीटा होता है वो 2 अल्फा होता है। इस प्रकार से हम अगर इन दोनों को डिवाइड करें तो गामा बाई बीटा इज इक्वल टू 3/2, यानी गामा इज इक्वल टू 3/2 बीटा।
यानी जो क्यूबिकल एक्सपेंशन होता है वो सरफेस कोफिशिएंट का, है ना, यानी कि सुपरफिशियल कोफिशिएंट का 3/2 टाइम्स होता है, जबकि यहाँ पर कहा गया है 2 टाइम्स, तो ये गलत हो गया। तो 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ठीक है ना, अच्छा सवाल है, थ्योरी का सवाल, अच्छा सवाल है। फिर स्टेटमेंट आ गया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इन मेटालिक रॉड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन टेम्परेचर। हाँ, अभी तो अभी भी हमने बताया कि रेट ऑफ कूलिंग जो होता है वो टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उसके बाद कहा गया कि -40 डिग्री सेल्सियस बोथ सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर गिव द सेम रीडिंग। बिल्कुल सही है। टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस और टेम्परेचर -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, -40 डिग्री एक ऐसा टेम्परेचर है जिसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल सेम रीडिंग देते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। अच्छे अच्छे थ्योरी क्वेश्चन है ये सब। An ice skater can slide over the ice smoothly if skates blade are sharp। बिल्कुल सही बात है। ये कोई आइस लैंड है, देखिए ठोस आइस है, और इसमें जो ब्लेड होंगे स्केट के वो जितने शार्प होंगे, जितने ज़्यादा शार्प होंगे, ये देखिए जितने ज़्यादा शार्प होंगे प्रेशर उतना ज़्यादा लगेगा, और प्रेशर जब ज़्यादा लगेगा तो मेल्टिंग पॉइंट घटेगा, जिसकी वजह से पानी नहीं बनेगा, और पानी नहीं बनेगा तो स्केटिंग करना आसान होगा, क्योंकि जब पानी बनने लगेगा तो गड्ढा होने लगेगा, जब गड्ढा होने लगेगा तो स्केट्स उसमें फंसने लगेंगे। अगर स्केटर के नीचे की आइस मेल्ट होगी तो एक धारी बन जाएगी जिसमें वो धंसने लगेगा स्केट आपका। ठीक है ना, तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। बिल्कुल सही है। आइस का मेल्टिंग पॉइंट प्रेशर बढ़ाने से घटता है, और आइस आसानी से पिघलती नहीं है, और स्केट करना आसान होता है। तो दोनों स्टेटमेंट असर्शन रीजन सही है, और बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेनेशन है, बहुत ही बढ़िया थ्योरी क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया। प्रेशर बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट घटता है, जिससे आइस आसानी से पिघलती नहीं है। ऑन सी शोर कूल ब्रीजेस फ्लो इन इवनिंग। बिल्कुल सही बात है। ये देखिए, ये समुद्र और ये देखिए लैंड है, ये देखिए ये लैंड और ये है आपका समुद्र। तो यहाँ से सी से लैंड की ओर हमेशा हवाएं बहती रहती हैं, हालांकि दोपहर में भी और शाम को भी। तो ये स्टेटमेंट सही, असर्शन सही है। कन्वेक्शन करंट, हाँ वही कन्वेक्शन करंट, सी ब्रीजेज जिनको कहते हैं, आर सेट अप फ्रॉम सी टू लैंड सिंस लैंड कूल्स स्लोअर देन वाटर। गलत हो गया। जो लैंड होती है वो पानी की तुलना में जल्दी गर्म होती है, और पानी की तुलना में जल्दी ठंडी भी होती है। जो लैंड होती है वो गर्म भी फास्टर होती है और कूल भी फास्टर होती है, क्योंकि जो जिसकी एब्जॉर्टिव पावर ज़्यादा होती है उसकी एमिसिव पावर भी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर गलती कहाँ हो गई है? स्टेटमेंट आपका यहाँ तक बिल्कुल सही है। सी लेवल टू लैंड सिंस लैंड कूल स्लोअर। नो नो, लैंड कूल्स स्लोअर नहीं, लैंड कूल्स फास्टर। जो लैंड होती है, समुद्र के किनारे की जो रेत होती है, वो गर्म भी जल्दी होती है पानी की तुलना में, और ठंडी भी जल्दी होगी पानी की तुलना में, और इसी वजह से समुद्र से लैंड की ओर हवाएं बहती हैं, जिन्हें सी ब्रीजेस कहते हैं। ठीक है ना, तो आपका असर्शन सही है पर रीजन गलत है। ठीक है ना, ये सही है और ये गलत है। बहुत ही ज्यादा बढ़िया थ्योरी क्वेश्चन है। A uniform metallic rod rotates about its perpendicular bisector। एक रॉड रोटेट कर रही है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट। ठीक है ना, अब इसको हीट किया गया तो क्या होगा? जब इसको हीट किया जाएगा तो ये पतली होकर फैल जाएगी, और फैल जाने की वजह से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। ठीक है ना, I1 और ये I2। अच्छा, क्योंकि इस प्रोसेस में कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, इसलिए जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो कंजर्व रहेगा।
एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होने का मतलब है आई ओमेगा विल बी कंजर्व्ड, आई ओमेगा विल बी कंजर्व्ड या कांस्टेंट, यानी कि ओमेगा जो होगा वो आई के इनवर्सली होगा। समझ में आ गया? और क्योंकि उस वाले डायग्राम में यानी कि फाइनली I2 विल बी ग्रेटर देन I1, हाँ, चीज़ें जब फैलती हैं तो मास एक्सिस से दूर जाता है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ता है। तो क्योंकि I2 I1 से बड़ा है इसलिए जो एंगुलर स्पीड होगी वो कम हो जाएगी। एंगुलर, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन इसको माना जाएगा, बिल्कुल छोटा सा आने लायक क्वेश्चन है। स्पीड ऑफ रोटेशन डिक्रीज, सेकंड ऑप्शन सही होगा, बढ़िया क्वेश्चन है। A sphere, cube and thin circular plate, एक स्फीयर और एक क्यूब और एक क्यूब और एक थिन सर्कुलर प्लेट। ये देखिए, ये सर्कुलर प्लेट बिल्कुल थिन बताई जा रही है, ये देखिए थिन है और मास तीनों का सेम है। ये देखिए, तो जब मास सेम होगा, मुझे आप बताइए, जब मास सेम होगा तो पतली प्लेट का एरिया सबसे ज्यादा होगा। अरे मास सेम है, मटेरियल सेम, मास सेम है, मास सेम होने का मतलब है ये 10 किलोग्राम तो ये भी 10 किलोग्राम तो ये भी 10 किलोग्राम। तो जब 10 किलोग्राम से पतली प्लेट बनाओगे तो बहुत बड़ी बन जाएगी, और बहुत बड़ी बन जाएगी, और जब सॉलिड बनाओगे तो उसका सरफेस एरिया बहुत कम होगा और इसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होगा। A3 सबसे बड़ा होगा, और आप जानते हैं कि जो कूलिंग का रेट होता है वो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो क्योंकि इसका एरिया सबसे ज़्यादा है इसलिए ये सबसे फास्ट कूल करेगा, और इसका सरफेस एरिया सबसे कम है तो ये सबसे स्लो कूल करेगा। ओके, प्लेट विल कूल फास्टर एंड क्यूब, नो क्यूब नहीं, स्फीयर, क्योंकि इसका सरफेस एरिया सबसे कम होगा, इसका ज़्यादा और इसका सबसे ज़्यादा होगा। तो जिसका सरफेस एरिया सबसे कम होगा उसमें रेट ऑफ कूलिंग भी कम होगा। तो स्फीयर कूल नो, प्लेट कूल फास्टर एंड स्फीयर स्लोवेस्ट, बिल्कुल सही है थर्ड ऑप्शन। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन है। हमने ये कैसे कह दिया कि इसका सरफेस एरिया कम होगा और इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा और इसका सरफेस एरिया मॉडरेट यानी कि मीडियम होगा, क्योंकि तीनों का मास कैसा है, सेम। मैं आपको 10 किलोग्राम कॉपर 3 जगह देता हूँ, 10 किलोग्राम 10 किलोग्राम 10 किलोग्राम। तो जिससे आप प्लेट बनाएंगे पीट पीट के वो बहुत फैल जाएगी, और जिससे आप स्फीयर बनाएंगे वो छोटा सा ही बनेगा। और जिसका एरिया सबसे ज़्यादा होगा उसमें कूलिंग का रेट भी ज़्यादा होगा, और जिसका सरफेस एरिया कम होगा उसमें कूलिंग का रेट भी कम होगा, क्योंकि आपको मालूम होगा रेट ऑफ कूलिंग जिससे हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ए होता है, जिसे हम लोग हीट पर सेकंड भी कहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ए होता है। इसी को एच कहा जाता है, क्यू को हीट कहते हैं और क्यू बाई टी को एच कहते हैं। यानी जो एच होता है वो हीट फ्लोड पर सेकंड होता है। अच्छा सवाल है, बिल्कुल बढ़िया, नो डाउट, नो डाउट, ये अच्छा सवाल है। यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, अरे तो आप तो जानते हैं कि Q बाई टी इज इक्वल टू के ए थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई एल, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर आप देखेंगे कि ये है वॉट, जूल पर सेकंड, और यहाँ पर K है, और यहाँ पर देखिए मीटर स्क्वायर और मीटर, तो यहाँ क्या बचेगा, मीटर, और यहाँ क्या होगा, केल्विन, केल्विन केल्विन। तो जो थर्मल कंडक्टिव की यूनिट होगी वो वॉट पर मीटर केल्विन, यानी कि वॉट फिर मीटर इनवर्स फिर केल्विन इनवर्स, ये हो गया आपका थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इन द गिवन पीवी डायग्राम, दोनों में हमें बताना है कि प्रेशर किसका कम और किसका ज़्यादा है। तो आप देखेंगे कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी के कॉन्सेप्ट से यहाँ पर एक दिक्कत है, P1 तो यहाँ पर थीटा 1 होना चाहिए और P2 तो यहाँ पर थीटा 2 होना चाहिए। इस वजह से आपको ये क्वेश्चन करने में परेशानी हुई होगी, है ना। और ये एक प्रकार की फॉल्ट है हम लोगों की, ठीक है ना। ये ओवरलुक हो गया है कि P1 वाला एंगल थीटा 1 और P2 वाला एंगल थीटा 2 लिखा होना चाहिए। तो आप इसको पेपर में प्लीज करेक्शन कर लीजिए 11th TSP में ये करेक्शन। तो V और T का जो रेशियो होगा वो NR बाई P होगा, यानी कि V और T का रेशियो यानी कि जो स्लोप होगा
वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू P होगा। तो क्योंकि सेकंड का स्लोप ज़्यादा है, ये देखिए ना, सेकंड का जो स्लोप है वो ज़्यादा है किससे, फर्स्ट से। स्लोप 2 क्योंकि बड़ा है स्लोप ऑफ फर्स्ट केस में, इसलिए जो P2 होगा वो कम होगा P1 से। P2 लेस देन P1, बिल्कुल सही। क्वेश्चन अच्छा है और सभी लोगों ने कर लिया होगा, उम्मीद है जिसने इस प्रकार के स्लोप वाले क्वेश्चन किए होंगे। हाँ, जिसने इस प्रकार के स्लोप वाले क्वेश्चन किए होंगे। स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि V/T। तो जिसने इस प्रकार क्वेश्चन किए होंगे उनका ये जरूर सॉल्व हो गया होगा। एयर इज फिल्ड एट 60 डिग्री सेल्सियस इन अ वेसल। एक वेसल में हवा भरी है, हवा भरी हुई है 60 डिग्री सेल्सियस पर, 60 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है ना। अब इसमें क्या किया गया, टेम्परेचर को चेंज किया गया। टेम्परेचर चेंज होने से 1/4 हवा निकल गई, यानी कि हवा अब कितनी बची, अगर यहाँ n मोल थे तो यहाँ पर 3n/4 मोल बचेंगे, क्योंकि 1/4 क्वांटिटी बाहर हो गई, यानी कि 1/4 मोल बाहर हो गए। तो कितने मोल बचे बताओ, जब n से 1/4 मोल बाहर हो जाएंगे तो कितना बचेगा, 3n/4। तो मेरा क्वेश्चन है कि T की वैल्यू क्या है। खुला हुआ कंटेनर होने की वजह से प्रेशर एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर होगा और कंटेनर का वॉल्यूम फिक्स है। चलिए अब ध्यान देंगे, PV इज इक्वल टू nRT। तो यहाँ पर P फिक्स है, P चेंज नहीं हो रहा। अरे खुला हुआ है भाई, खुले कंटेनर में P कहाँ चेंज होता है, खुले कंटेनर में जो P जो होता है वो ATM प्रेशर के बराबर होता है और कंटेनर में कोई पिस्टन है ही नहीं है, यानी कि वॉल्यूम भी इसका फिक्स्ड है। अरे पिस्टन हो तो अगर पिस्टन नीचे आएगा तो वॉल्यूम घट रहा है, इसका मतलब पिस्टन ऊपर जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। लेकिन जब खुला कंटेनर है तो खुले कंटेनर में कब में P भी फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, और V भी फिक्स होता है, मतलब कांस्टेंट होता है। तो जब ये दोनों कांस्टेंट हो गए तो जो nRT है वो भी कांस्टेंट हो गया, यानी कि जो टेम्परेचर है वो नंबर ऑफ मोल्स के, यानी कि क्वांटिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि जो T2/T1 होगा वो N1/N2 के बराबर होगा। N1 को n मान लो और N2 3n/4 होगा, तो ये 4/3 आएगा। इस तरीके से T2 इज इक्वल टू 4/3 T1। T1 कितना है, 60 डिग्री सेल्सियस। 60 डिग्री सेल्सियस यानी कि 60 + 273, यानी आप कह सकते हैं 333 केल्विन। 4/3 333 केल्विन, तो ये 4 × 111 यानी कि 444 केल्विन आएगा। और 444 केल्विन को हम जब डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो 444 केल्विन अपॉन 273, तो ये 1 आ गया और ये 7 हो गया और ये 1 हो गया, 171 डिग्री सेल्सियस हो गया। ये सवाल भाई अच्छा सवाल है, हालांकि सवाल है तो सिंपल, लेकिन गड़बड़ी उन लोगों से, उन बच्चों से हो गई होगी जो ये भूल जाते हैं कि खुले कंटेनर में, जैसे ये कमरा है, इसका दरवाजा हम खोल दें तो इस कमरे में जो बाहर का प्रेशर है वो सुपर इम्पोज कर जाएगा, यानी इस कमरे का प्रेशर एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर हो जाएगा और वॉल्यूम तो बिल्कुल आप फिक्स है ही है, कोई पिस्टन तो है नहीं, छत ऊपर नीचे तो हो नहीं रही है ना। तो खुले कंटेनर में प्रेशर और वॉल्यूम दोनों फिक्स होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। अच्छा सवाल। हाउ मच हीट एनर्जी इन जूल मस्ट बी सप्लाइड टू 14 ग्राम N2 एट रूम टेम्परेचर टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 40 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट प्रेशर। कितनी हीट देंगे कांस्टेंट प्रेशर पर, तो Q बराबर NCP डेल्टा T, NCP डेल्टा T। तो ये नंबर ऑफ मोल्स मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। Cp जरा देख लेते हैं, Cp क्या होता है, 1 + 1 + F/2R है ना। तो डायटोमिक होने की वजह से ये हो जाएगा
5/2 r है ना, तो दिस विल बी 7/2 r। आइए इसकी वैल्यू रख देते हैं। तो 7/2 r और चेंज इन टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस। आंसर हमको आर के फॉर्म में ही चाहिए, तो आर की वैल्यू 8.3 लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो 14/28 और 7/2 r और इंटू 40, ठीक है ना भाई। तो दिस इज 1/2, देन 7/2 r और इंटू 40। तो ये 4 से 40 काटेंगे तो 10 आ जाएगा। तो 7r इंटू 10, 4 और ये 40, तो यहाँ पर क्या आएगा 10, तो ये हो जाएगा 70r, ठीक है ना। तो बहुत ही आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपको सिर्फ ये फार्मूला पता होना चाहिए। सीपी का फार्मूला होता है 1+f/2r, f डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और सीवी का फार्मूला होता है f/2r, f डिग्री ऑफ फ्रीडम है। डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोएटॉमिक के लिए 3 होती है, डायटॉमिक के लिए 5 होती है, और ट्राइटॉमिक के लिए या तो 6 होती है या 7 होती है। लीनियर अरेंजमेंट में 7 होती है और ट्रायंगुलर अरेंजमेंट में 6 होती है। ट्राइएटॉमिक का सवाल आपको एग्जाम में कभी नहीं आएगा। आपका सवाल या तो मोनो का होगा या डाई का होगा या फिर आइडियल गैस का होगा। तो आइडियल गैस मोनोएटॉमिक मानी जाती है। डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सवाल सिंपल है, अच्छा भी है। इक्वेशन ऑफ गैस इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड डेंसिटी। अच्छा भाई, तो PV इज इक्वल टू nRT, और N इज मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, फिर साथ में RT and mass is equal to volume into density अपॉन m, फिर साथ में RT। तो वॉल्यूम दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, तो आ गया PM अपॉन D इज इक्वल टू RT। PM अपॉन डेंसिटी इज इक्वल टू RT। ठीक है, चलिए, तो इसका मतलब हो गया P अपॉन DT इज इक्वल टू R, जो कि एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू SI सिस्टम में 8.31 होती है। तो जब P अपॉन DT मतलब डेंसिटी इंटू, इसको उल्टा लिख दें क्योंकि थोड़ा सा पढ़ने में ठीक नहीं लग रहा, तो TD लिख दें, है ना, बराबर कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि P1 अपॉन T1 D1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2 D2। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन है तो सिंपल, लेकिन हो सकता है कोई इसमें कुछ बीच में कुछ गड़बड़ कर गया हो, मे बी ऐसा हो सकता है। आंसर आपका ये लिखा हुआ है P1 अपॉन T1 D1 बराबर P2 अपॉन T2 D2। अच्छा क्वेश्चन है। इफ क्वांटिटी ऑफ हीट 1163.4 जूल सप्लाइड टू 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस एट रूम टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, देन राइज इन टेम्परेचर क्या होगा। तो हीट NCP कांस्टेंट प्रेशर पर है अपॉन डेल्टा T। तो CP तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं, 1+f/2r, है ना, बता चुके हैं ना। तो ये हो गया 1+5/2r, यानी कि 7/2r। इसको हम लोग रख देंगे यहाँ पर। तो Q इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, तो हम लिख ही लेंगे 1 है, और 7/2r, और राइज इन टेम्परेचर हमको फाइंड करना है। राइज इन टेम्परेचर डेल्टा T लिख सकते हो या डेल्टा थीटा भी लिख सकते हो, जैसा आपको ठीक लगता है, जैसे आपकी आदत है वैसा आप कर लीजिए, ठीक है ना। तो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 2Q अपॉन 7NR। 2Q अपॉन 7NR, बस हो गया। तो 2 इंटू 1163.4 जूल अपॉन 7, N की वैल्यू 1 और R की वैल्यू 8.3। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। आपका पूरा
40 डिग्री सेल्सियस 40 केल्विन आ जाएगा। वैसे तो यहाँ इसको डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं या केल्विन भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो चेंज इन टेम्परेचर होता है वो डिग्री सेल्सियस और केल्विन में सेम होता है। यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाए तो आप कह सकते हैं कि इसका टेम्परेचर 10 केल्विन बढ़ाया गया। नहीं, सेल्सियस केल्विन के बराबर नहीं होता, गलत मत समझिए। और बहुत छोटी सी बात मैं आपसे कर रहा हूँ, इतनी समझाने वाली कोई बात नहीं है। सेल्सियस टेम्परेचर केल्विन के बराबर कभी नहीं होगा, क्योंकि सेल्सियस में 273 जोड़ने पर केल्विन बनता है। तो सेल्सियस की वैल्यू केल्विन के बराबर कभी नहीं होगी, लेकिन चेंज इन सेल्सियस बराबर चेंज इन केल्विन होगा। ठीक है। फॉर अ गैस मॉलिक्यूल विद 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या होता है ना? एनर्जी ऑफ पूरी डिग्री ऑफ फ्रीडम में बराबर बराबर बढ़ती है। तो 1/2 kT है ना, जहाँ पर के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है ना। कुछ और कहा गया है, देखते हैं क्या कहा गया। पढ़ने पहले पढ़ा नहीं हमने। A gas molecule has 6 degree of freedom. The law of equipartition of energy gives the following relation between the molecular specific heat Cv and gas constant R. ओके, Cv और R में रिलेशन निकालना है। अरे भाई, Cv बराबर होता है F/2R है ना। F/2 F का वैल्यू 6 और by2 R, तो ये 3R हो गया। ये तो बहुत ही जल्दी आप लोगों ने कर लिया होगा। मैंने पहले क्वेश्चन पढ़ा नहीं था, इसलिए मैं किसी और डायरेक्शन में जा रहा था। फिर मैंने क्वेश्चन पढ़ा, तब मालूम पड़ा कि Cv और R का रिलेशन निकालना था, जो कि आप आसानी से निकाल सकते हैं। आपको ये तो मैंने अभी भी 2 बार बताया कि Cp क्या होता है 1 + F/2R और Cv क्या होता है F/2R। ठीक है। Gamma is the ratio of specific heat and R is the universal gas constant. Then molar specific heat at constant pressure Cp is given by, सभी को मालूम है भाई, Cp का फॉर्मूला गामा R अपॉन गामा -1 और Cv का फॉर्मूला R अपॉन गामा -1। गामा यहाँ पर एडियाबैटिक कांस्टेंट है, तो आपका ऑप्शन 4 सही हो गया। ये देखिए लिखा हुआ है, बिल्कुल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। और 25th क्वेश्चन, अ गैस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली देन आरएमएस वेलोसिटी। आपको पता होगा कि आरएमएस वेलोसिटी का फॉर्मूला √3 RT बाई मोलर मास या फिर √3 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट अपॉन एक एटम का, एक पार्टिकल का मास। इन दोनों ही फार्मूलों से ये साबित होता है कि जो आरएमएस वेलोसिटी है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाएगा, आइसोथर्मली बोला है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाएगा देन वीआरएमएस भी कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इंक्रीज नो डिक्रीज रिमेन सेम सही है। फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज ये गलत है। ठीक है ना। ओके, तो देखिए 25 क्वेश्चन की स्लाइड बनी हुई थी, अब ऊपर नहीं जा रहा। 25 क्वेश्चन की स्लाइड बनी, जिसको हम लोगों ने पूरा डिस्कस कर लिया बहुत ही कम समय में, ठीक समय में। और अब बचे हुए 25 क्वेश्चन की स्लाइड जो बन रही है, वो जैसे ही बन के तैयार होती है वैसे ही आपको हम वो 25 क्वेश्चन तुरंत के तुरंत कराएंगे। स्लाइड बन रही है, बस स्लाइड बनते ही उसको हम कराना स्टार्ट कर देंगे। पढ़ते रहिए। और जैसा कि मैंने कहा कि कुछ समय की व्यस्तता की वजह से शुरुआत के सारे टेस्ट हम लोगों ने डिस्कस किए, और अभी जो 3 टेस्ट हुए हैं उसको डिस्कस करने में थोड़ा सा लैग हो गया। उस लैगिंग को हम तुरंत तत्काल प्रभाव से रिकवर करने जा रहे हैं। रिकवर करने की पूरी कोशिश करेंगे और आगे से लैग ना होने पाए इसकी भी कोशिश करेंगे। लेकिन आपको सोल्यूशन मिलेगा, जरूर मिलेगा। कभी कभार एक आध दिन की देरी हो जाती है, कुछ समस्याएं होती हैं जिनका कोई समाधान उसी वक्त नहीं निकलता, और जब तक निकलता है तब तक 1, 2, 3 दिन डिले हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको कभी कभी लगता होगा कि सर ने सोल्यूशन बनाना बंद कर दिया। पर ऐसा हम चाहते कभी नहीं है असल में, कि हम कोई पेपर कराएं सोल्यूशन ना बन पाए। तो अगर हम लेट भी हो गए तो हम उसको जरा सा लेट भी लेकिन बनवा जरूर दें, तो आप लोगों को थोड़ा सा कहीं कोई कमी होगी, कुछ सीखने को मिल रहा होगा तो सीखने को मिल जाएगा। थैंक यू।